जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग लूसेंट की भूगोल सीरीज की वीडियो की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने नॉर्मली भूगोल की परिभाषाओं के बारे में जाना और सामान्य परिचय कि जियो और ग्राफिया जो शब्द है ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है, और जो ज्योग्राफी के फादर हैं उनका नाम क्या है, ये सब जाना, मतलब बेसिक जानकारी। तो आज से हमारा मेन जो लेसन है, पार्ट है, शुरू होता है, ठीक, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा लेसन है वो है ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक, इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग हो जाएंगे बोर। तो पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में लाइन वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भाई ब्रह्मांड कितना बड़ा है? तो ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भाई ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो उसका आकार कितना है या कितना बड़ा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई ब्रह्मांड में छोटे से छोटे कण से लेकर, ठीक, बड़ी से बड़ी जो मंदाकिनियाँ होती हैं, ठीक, वो सम्मिलित होती हैं। ठीक, तो इसलिए ना ही इसके सूक्ष्म कितना छोटे की तो बात छोड़ ही दीजिए कि इसमें कितने कण हो सकते हैं, छोटे छोटे और बड़े, मतलब छोटे में भी कोई कल्पना नहीं और बड़े में भी कोई कल्पना नहीं। ठीक, तो ये तो नॉर्मल ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ बातें हो गई। तो पढ़ते हैं। लिखा है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के जो सम्मिलित रूप क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, अस्तित्वमान मतलब जो चीज़ अस्तित्व में है, द्रव्य में भी कई चीज़ें आती हैं, और जो ऊर्जा है अगर इन्हीं को सम्मिलित रूप दे दें तो उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम कणों से लेकर, वही बात आ गई ना, छोटे से छोटे कण मतलब सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा को बोलते हैं गैलेक्सी, तो आकाश गंगाओं को क्या बोलेंगे? गैलेक्सीज। ठीक, तो छोटे से या सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, क्योंकि यूनिवर्स, उसके बाद गैलेक्सीज, ठीक, ऐसे ही क्रम चलता है। इसके बाद ब्रह्मांड आया कहाँ से, ठीक, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके संबंध में थियरीज़ हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हुई हैं। तो उसी क्रम में जो पहला सिद्धांत है, फर्स्ट थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे आप लोग इंग्लिश में बिग बैंग थियरी के नाम से कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। तो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादक, इसमें नाम आता है एब जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक, ये है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या है? साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। ये इसके प्रतिपादकों में थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी का। इसके बाद अगले सिद्धांत की बात करें तो वो है स्फीर सिद्धांत। ठीक, सॉरी, एक ये है दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत जो दिया था वो डॉक्टर एलन डेजा द्वारा दिया गया था। इसके बाद इन्फ्लेशनरी थ्योरी मतलब स्फीर सिद्धांत जो है वो एलन गुथ द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग थियरी है, ठीक, किसके द्वारा दी गई थी? एब जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा दी गई। तो आप लेमेंतियर याद कर सकते हैं, भूले ना। ठीक, तो ये जो दी गई थी बिग बैंग थियरी लेमेंतियर के द्वारा, ये क्या है भाई? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है तमाम सिद्धांतों के बीच ना, कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो महाविस्फोट सिद्धांत मतलब बिग बैंग थियरी के द्वारा हुई। और इसका प्रतिपादन ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, खगोलज्ञ एवं पादरी थे। नाम तो आपको पता ही चल गया कि एब जॉर्ज लेमेंतियर। तो लेमेंतियर से आप याद कर सकते हैं, दिमाग में बना रहेगा। बाद में रॉबर्ट
वेगोनर ने क्या की, इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो व्याख्या और प्रतिपादन जिन्होंने किया उनका नाम आप लोग समझ चुके हैं। अब महाविस्फोट जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या बातें हुई इनकी भी बात कर लेते हैं अगले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है कि भाई आरंभ मतलब शुरू में सभी पदार्थ, मतलब शुरू में क्या हुआ कि जो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है, अति छोटे गोलक ठीक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन क्या था, वो अधिक था, जिनका आयतन जो था अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक, तापमान जो टेम्परेचर और डेंसिटी है वो अनंत थी। सेकंड क्या है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। ठीक, काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितना पुराना समय, जब 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 मतलब 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है ना। किसका? सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। सौरमंडल से क्या हुआ, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में MAP ठीक माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, इसका फुल फॉर्म है, नामक अनुसंधान में क्या की, इसकी पुष्टि की। क्या पुष्टि की कि आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये बातें शॉर्ट में आप लोगों ने समझ ली। इसके बाद ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। अब नोट करके एक पॉइंट लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, वही जो आप लोगों ने मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब है ना, MAP का शुभारंभ किया। मैप एक क्या है, खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है और 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP मतलब विल्किंसन, W से इनका नाम रख दिया विल्किंसन, और मैप का फुल फॉर्म जो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो इन उपग्रह का नाम यही रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे CERN कहते हैं, CERN में जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है
और CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता एक एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये गॉड पार्टिकल के बारे में है जो हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी। नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। तो ये बात, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ब्रह्मांड का व्यास जो है वो लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है, मतलब 10⁸ प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड में अनुमानतः लगभग 100 अरब मंदाकिनी, मतलब इंग्लिश में कहें तो गैलेक्सी, ठीक है, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनंत है। ठीक, भले ही ये अनुमानतः ही है, मतलब लगभग ही है, कोई एग्जैक्टली नहीं है। इसके बाद पढ़ते हैं मंदाकिनी के बारे में। ये मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी क्या है? तो जो तारों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है, मतलब गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ये क्या है? हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद करने होंगे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है। ठीक, कैसा है? मतलब सर्पीला है, स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो ये पॉइंट मंदाकिनी वाला आपको अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में भी रखना है। सॉरी, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी, ठीक, देवयानी या एंड्रोमेडा नाम दिया गया। तो ये पॉइंट आप भी याद कर सकते हैं। देवयानी के नाम से याद कर सकते हैं कि भाई देवयानी है, जिसको आप जानते हैं वो क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी देवयानी, लास्ट में नीनी आ रहा है, एकदम गाने वाला राइमिंग बना के याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि नवीनतम जो ज्ञात मंदाकिनी है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो स्टैटिक जीके में भी काम आएगा और ज्योग्राफी में तो आएगा ही आएगा। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ, ठीक, ड्वार्फ मंदाकिनी, ये आप याद कर लीजिए। अब नेबुला की बात करते हैं, निहारिका की बात करते हैं। ठीक, निहारिका क्या है? नेबुला क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है और सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो सभी तारों का जन्म होता है वो कहाँ होता है? निहारिका में होता है। और निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिनमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। श्याम मतलब ब्लैक और वीवर मतलब होल, ब्लैक होल। यहाँ पर पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। इसके बाद ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड, उसके बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और परमाणु से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। ये दोनों क्या हैं? निहारिकाएं हैं, सुपरनोवा से जन्म हुआ जिनका। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ठीक, अब कुछ निहारिका के प्रकार भी देख लेते हैं। नंबर 1 है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं।
ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे चील एवं झील निहारिका, ये नाम है उदाहरण के तौर पर उत्सर्जन निहारिकाओं की। नेक्स्ट है परावर्तन निहारिकाएं, या तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, और इसमें प्लेइडेस निहारिका का नाम आता है उदाहरण में। इसके बाद श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते ना, ट्राई कर लीजिए रात में आसमान में जाके। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रहीय निहारिकाएं। तो इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ठीक, तो ये चारों निहारिकाओं के प्रकार को आप लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है ओरियन नेबुला। ये क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या है? ओरियन नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्ययन ब्रह्मांड देखें, तो ये अलग की बात है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस टॉपिक में जितनी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वैसे तो पढ़ने तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो सभी आप लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसको एकदम क्लियर रखें, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट निकलते हैं वो 1 नंबर के तौर पे आप उनको याद रखें कि एग्ज़ाम में अगर आए तो फिर ये कहने को ना हो कि हमको याद नहीं आ रहा। ठीक, तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और सोलर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये समझ लीजिए, मतलब इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्वेश्चन मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में सोलर सिस्टम से ही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि कोई 1000-2000 नंबर के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, 100 या 120, 150, ठीक, 200। तो उनमें जीएस इतना बड़ा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के पार्ट भी कम कम आते हैं कवर करने के लिए, तो उसी हिसाब से हर चीज़ नहीं देना संभव होता है। तो लेकिन ज्ञान के तौर पे आपको पता होना चाहिए, तो उसी तौर पे हम लोग पढ़ेंगे कल सोलर सिस्टम। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।